गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग लेसन नंबर 14 विराम चिन्ह का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 6 विराम चिन्हों को जाना, जिसमें से पूर्ण विराम, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को समझा है अभी तक। और आज मैं आप लोगों को उद्धरण चिन्ह, जो कि इस तरह से ऊपर में लगाया जाता है, इसे हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इसे समझेंगे। तो उद्धरण चिन्ह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इकहरा उद्धरण और दूसरा दोहरा उद्धरण। यहाँ पे ये जो है इकहरा उद्धरण है, ये दूसरा जो है दोहरा उद्धरण है। तो पहले हम इकहरा उद्धरण को समझेंगे। तो किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कब इसका प्रयोग किया जाता है? किसी पुस्तक या व्यक्ति का उदाहरण देते समय इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी कौन है? वो जो है कवि हैं, और उनके दूसरे नाम यानी कि उनका दूसरा ये उपनाम है। निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है, और इसे हम दर्शाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बात किसी ने कही और हमको बिल्कुल उसी तरह से कहनी है या लिखनी है, तो हम इन दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखते समय करते हैं, क्योंकि बोलते समय तो किसी चिन्ह का पता हमें चलता ही नहीं है, खाली उसकी जगह पे हम लोग उसे थोड़ी देर रुक कर दर्शाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो ये महात्मा गांधी ने कही था, और उनकी कही हुई बात को जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही यहाँ पे लिखा गया, इसलिए यहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब ये 8वां हमारा विराम चिन्ह कोष्ठक है। इसको कोष्ठक बोलते हैं, ब्रैकेट जिसे आप बोलते हो। तो ये आगे से और ये पीछे से, ये दोनों साइड से लगाया जाए। तो कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको मैथ में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हम कोष्ठक ये सिंगल वाले को ही पढ़ेंगे। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागीरथी। अब भागीरथी किसे बोलते हैं? तो गंगा को हम भागीरथी बोलते हैं। तो इसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम इसे कोष्ठक के अंदर लिखे हैं यहाँ पे। तो भागीरथी मतलब गंगा होती है, अत्यंत पवित्र नदी है। आप सोचेंगे भागीरथी अत्यंत पवित्र नदी है, तो भागीरथी आखिर है कौन? तो भागीरथी के बारे में यहाँ पे इसके अर्थ को यहाँ पे बताया गया है ब्रैकेट के अंदर। अभी हमारा 9वां विराम चिन्ह अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम किसे कहते हैं? वो विराम चिन्ह नहीं होता है, लेकिन ये विराम भी है और अपूर्ण है। इसमें 2 डॉट का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्र लिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है। नाटक आदि में संवाद से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पे 2 क्रियाओं के भेद को बताने के लिए यहाँ पे अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। और दूसरा भाषा के 2 रूप हैं, यहाँ पे अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, मौखिक और लिखित। अभी हम लोग विराम चिन्ह के 10वें चिन्ह को जानेंगे, जिसे निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है। ये डैश से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने का निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब? उदाहरण देने और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखिए के बाद हम लोग क्या करते हैं? ये निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आप तो जानते ही हो कि हम उल्टे शब्द को या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन और रात। अभी 11वां चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। यह 0 की तरह का होता है। तो जिस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त मतलब छोटे करने के लिए, तो हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के आगे आपने 0 लगा हुआ देखा होगा, तो ये डॉक्टर का मतलब हो जाता है। टेलीविज़न के ऐसे आपने टीवी देखा होगा, लिखा हुआ, उसके नीचे 0 लगा रहता है आगे, तो ये हम इसको छोटा लिखने के लिए इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न आप लोग लिखते हो, वहाँ पे 0 लगा देते हो, तो ये प्रश्न का छोटा रूप है और ये उत्तर का छोटा रूप है। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त या छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने विराम चिन्ह के अंदर 11 विराम चिन्हों को सीखा। अब हम इस
पाठ का कुछ मुख्य बातों को समझेंगे। इनकी क्या क्या मुख्य बातें इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम, ऐसा जो कि यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। और अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे सीता, गीता, राधा। फिर अर्धविराम, इस तरह का चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे अर्धविराम, ये अल्प विराम जो है, ये दो अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। अर्धविराम दो छोटे छोटे वाक्यों को, यहाँ शब्दों को और यहाँ वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न को पूछने के बाद लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में किया जाता है। और लाघव चिन्ह जो होता है वो उसका प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आप इसका अभ्यास करें। थैंक यू।